जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया आपके लिए मध्य प्रदेश बिजली विभाग की जो भर्ती निकली है, लाइन अटेंडेंस, सब स्टेशन अटेंडेंस, उन सभी के लिए निःशुल्क यूट्यूब पर क्लास है। दोस्तों, हम आपको पहले थ्योरी पढ़ाते हैं। उन थ्योरी पढ़ाने के बाद हम आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कराते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बने। दोस्तों, आज की जो क्लास है, जो सब स्टेशन का पेपर आने वाला आपका 22 और 23 को, उसके लिए मैं स्पेशल टेस्ट लेके आया हूँ। फुल लेंथ टेस्ट है जो ग्रुप में हुआ था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने दिया भी होगा और आंसर भी आए होंगे। तो उसी का मैं सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। इसमें 100 क्वेश्चन है, जिसमें आपको जो पैटर्न, एग्जाम के पैटर्न में सारा कुछ है। तो दोस्तों, आपको बहुत एग्जाम में यहाँ मदद मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आपको सारी क्लास ये दोस्तों प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, मध्य प्रदेश बिजली विभाग के नाम से यूट्यूब पर निःशुल्क। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन करें, जहाँ डेली क्यूज क्वेश्चन होते हैं, हर वीकली टेस्ट होता है। तो आप वहाँ पे जुड़कर आप सिलेक्शन को और आसान बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेडर लाइन किसके लिए उपयोग की होती है? जो लेडर लाइन होती है किसके लिए उपयोग है? तो जो नोट्स और रेफरेंस को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? लेडर लाइन्स। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन्स मैंने पढ़ा चुका हूँ। आप देखिएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग के 3 क्लासेस में लाइन भी पढ़ा चुका हूँ। बोर्ड कैसा होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कागज कितने, शीट कितने प्रकार की होती है, ये सारी चीज बता दी। इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन की थिकनेस रेशो कितना होता है? जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है उसमें जो लाइन होती है उसका रेशो कितना होता है, बताइए आप। 1:3। 1:3 में उसका थिकनेस चलता है। लंबाई 1 होती है, चौड़ाई 3 होती है। अगला क्वेश्चन है, एक टाइटल ब्लॉक बनाने के लिए किस लाइन का प्रयोग होता है? एक टाइटल ब्लॉक बनाने के लिए हम कौन सी लाइन का यूज करते हैं? थिक कंटिन्यूस लाइन, एक मोटी और सतत लाइन का उपयोग करते हैं। किसका? टाइटल ब्लॉक। टाइटल ब्लॉक इस तरह से होता है यहाँ पर, ठीक है। यानी यहाँ पर शीर्षक ये लिखा जाता है। टाइटल ब्लॉक हम जिस टाइटल को हम, जैसे मान लीजिए ये टाइटल है, इसको हम जो नाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये यूज की जाती है। क्लियर है? थिक कंटिन्यूस लाइन। सबसे मोटी नोक वाली पेंसिल कौन सी होती है? दोस्तों, मैंने बताया था पेंसिल 3 प्रकार की होती है। एक हार्ड पेंसिल होती है, सॉफ्ट पेंसिल होती है और मिड पेंसिल होती है। जो हमारी एज कैटेगरी की होती है वो पेंसिल सबसे हार्ड होती है कि सॉफ्ट होती है, और बी कैटेगरी की सबसे सॉफ्ट होती है। अब आंसर बताइए, कौन सी हार्ड होगी, कौन सी सॉफ्ट है? अब सबसे मोटी नोक की पेंसिल कौन सी होगी, बताइए इनमें से, बताइए। ये हार्ड पेंसिल सबसे लाइट कलर देती है, एच वाली सबसे लाइट कलर देगी, ये सबसे लाइट कलर देगी, तो इसकी नोक भी पतली होगी। ये बी कैटेगरी में सबसे डार्क कलर बी कैटेगरी का देती है, तो इसकी नोक भी क्या होगी? मोटी। इन्होंने नोक मोटी ली है तो यहाँ 7B आंसर आएगा। क्या आएगा? 7B। मोटी नोक की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से, सबसे मोटी नोक वाली पेंसिल 7B होगी, सबसे डार्क कलर देगी। एफ ग्रेड की पेंसिल किस श्रेणी में आती है? तो एफ ग्रेड की पेंसिल हमारी मिड ग्रेड में आती है। किसके बीच में आती है? तो कमेंट्स करिए। ये सारी चीज मैंने बता चुका हूं दोस्तों। विदाउट टाइम वेस्ट हमको चलना है। मैं फोकट की बात नहीं करना चाहता हूँ कि चीज़ें ये है। तैयारी आपको कैसे करना है ये आखिरी में बात करेंगे टेस्ट के बाद। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में शीट का आकार किस मानक के अनुसार निर्धारित किया जाता है? दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो शीट होती है वो 4 प्रकार की, A0, A1, A2, A3 होती है। तो ठीक है, तो A4 भी होती है। ठीक है, 5 प्रकार में हम यूज़ करते हैं। A0 से यूज़ करते हैं। जो A4 शीट होती है, एक तरह से हम उसको शीट को हम पेज की तरफ सबसे ज़्यादा यूज ही होती है A4। जो शीट होती है सबसे बड़ी कौन सी होती है? हमारी A0। तो ए सीरीज के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। कौन सी सीरीज? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एसोसिएशन ए सीरीज के अकॉर्डिंग। सबसे बड़ी ड्राइंग शीट कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी ड्राइंग शीट कौन सी होती है? A0। इसका माप बताइए दोस्तों कितना होता है। और सबसे छोटी शीट कौन सी होती है? हमारी A4। क्लियर है? इसका आंसर आप दीजिए। एक इंडियन स्टैंडर्ड IAS के अनुसार ड्राइंग बोर्ड कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। जो भी ड्राइंग बोर्ड होता है वो D0, D1, D2 और D3, यानी टोटल हमारे कितने प्रकार के ड्राइंग बोर्ड होते हैं? D0, D1, D2, D3।
ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। D0 बोर्ड पे हम A0 शीट यूज करते हैं, D1 पे D1 शीट, D2 पे D2 शीट और D3 पे D3 शीट और D4 शीट दोनों का यूज होता है। क्लियर है दोस्तों, ये भी पढ़ा चुका, कल की क्लास में ये बताया, यूट्यूब पे फ्री है सब, कुछ भी नहीं पेमेंट करने की आपको जरूरत है। एक बोर्ड है जो 4th कैटेगरी का है, ठीक है, उस बोर्ड का सामान्य आकार कितना होता है दोस्तों? जो बोर्ड ड्राइंग बोर्ड का आकार है, ठीक है, इसमें एक्चुअली उन्होंने जो ड्राइंग बोर्ड होता है और लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई तीनों होती है, तो इन्होंने 2 डायमेंशन दी है, तो यहाँ पर आंसर आएगा ये वाला डी वाला 500 × 350। क्लियर है, इसको भी आपको, ये सब ईडी के क्वेश्चन है। अगला है A0 शीट। A0 शीट को आधा मोड़ने पर कौन सी शीट बनेगी? यानी A0 शीट है, इसको आधा मोड़ दे तो क्या बन जाएगी? तो आधा मोड़ने पे A1 शीट बन जाती है। क्या बन जाती है? A1। A1 को आधा मोड़ेंगे तो क्या बन जाएगी? A2। A2 को आधा मोड़ेंगे तो A3। A3 को आधा मोड़ेंगे तो A4 शीट बन जाएगी। सबसे बड़ी मानक ड्राइंग शीट कौन सी होती है? सबसे बड़ी शीट कौन सी होती है? A0 और सबसे छोटी A4। ड्राइंग शीट का मुख्य शीर्षक टाइटल ब्लॉक कहाँ बनाया जाता है? बताइए किधर बनाया जाता है? जो टाइटल ब्लॉक बनाया जाता है वो दाएं तरफ नीचे बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? नीचे दाएं तरफ, यहाँ पर बनाया जाता है दाएं नीचे। ड्राइंग शीट पर टाइटल ब्लॉक का आकार सामान्यतः A4 में कितना होना चाहिए? ये ड्राइंग शीट में टाइटल ब्लॉक यदि A4 शीट है, A4 में कितना होना? ये A4 शीट है, इसमें कितना होना चाहिए टाइटल का जगह? ये पूछा गया क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन अभी आप देखोगे टेक्निकल मेथ्स से सभी। 180 × 65 सेंटीमीटर mm होना चाहिए ड्राइंग शीट में टाइटल का। वो जरूर आपको एग्जाम में मदद करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर और जीके के। मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व की संख्या अब कितनी हो गई जब माधव नेशनल पार्क को शामिल किया गया? तो दोस्तों पहले हमारी 8 थी और अब हो गई है 9। ठीक है, कितनी हो गई? 9। आपको कमेंट्स करना है माधव नेशनल पार्क कहां पर है, मध्य प्रदेश के किस जिले में? ड्रोन प्रमोशनल एंड यूटिलाइजेशन पॉलिसी 2025 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई है, वो कहां पर है? उसमें क्या प्रस्ताव दिया गया? दोस्तों मध्य प्रदेश द्वारा ड्रोन प्रोटेक्शन प्रमोशन यूटिलाइजेशन पॉलिसी 40% पूंजी निवेश सब्सिडी और आरडे समर्थन के लिए की गई है। ठीक है, इस पॉलिसी के अंतर्गत सरकार ने ये पूंजी निवेश कर रहे हैं जो भी कंपनियों में, उसमें 40% निवेश पर सब्सिडी और आरडी समर्थन दिया गया है। मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्लांट पार्क की कुल क्षमता कितनी है? दोस्तों मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर है, तो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे ओमकारेश्वर। ठीक है, वहीं पर एक ज्योतिर्लिंग भी है जो ममलेश्वर के नाम से भी है। जो ओमकारेश्वर है वो नर्मदा नदी वहाँ पर स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी बहती है वहाँ पर, है ना, फ्लोटिंग सोलर पावर डाल रखा है, फ्लोट होने वाला सोलर प्लांट। तो उसकी मेगावाट है 600 मेगावाट। कितना है? 600 मेगावाट। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो आपको देखना चाहिए। नर्मदा मालवा गंभीर लिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? नदी से नदी को जोड़ना। नर्मदा मालवा ये दोनों नदी है, मालवा गंभीर ये नदी को का उद्देश्य है नदी से नदी को जोड़ना, जिससे कारण सिंचाई और जल की आपूर्ति अच्छे से हो सके। दोस्तों अगला हमारा मैथ्स का टॉपिक, जो मैथ्स का हमको सोल्व करना है। मैथ्स का क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज याद करना। आपको 8,000 रुपए की 2 वर्ष की दर से 6,625 वार्षिक दर, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो पहले हम रेट कितनी है हमारी? 6.25 6.25 हमारी दर। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? ब्याज के ऊपर यदि ब्याज लगे उसको बोलते हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज। तो कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हटाया, यहाँ परसेंटेज का तो हमने 100 लगाया, ये 2 पॉइंट लगाए। परसेंटेज जब भी हटाते 100 लगाते, पॉइंट हटा 25 के बाद कितनी जीरो लगेगी? 2 जीरो। अब इसको जब सोल्व करेंगे
तो 25 के टेबल में 625 25 बार आते हैं। 25 का वर्ग होता है 625, 200 इतना आना चाहिए। 25 चौक कितना होता है 100, ये 4 और डबल 0। फिर काटा 25 से कम 25, 16 बार जाएगा 800, है ना, 16 बार जाएगा, 25 8 200, हाँ 16 बार, 1/16। ये हमारा हो गया मूलधन और ये हो गया हमारा ब्याज, हाँ या ना। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा मिश्र धन। 16 और ये मिश्र धन, मूलधन धन ब्याज क्या था मिश्र धन। तो हमारा यहाँ लिख देता हूँ मूलधन और मिश्र धन। 16 था पहले साल, कितना था 16 था, तो ये मिश्र धन 16 और एक कितना होगा 17। दूसरे साल कितना था 16 था और ये कितना हो जाएगा 17। क्लियर है। अब ये इन दोनों को घटाएंगे, मूलधन कितना हो जाएगा 16 का गुणित 16 में 16 गुणा करा 216, 256, 17 में 17 करा तो 289। तो ये मूल धन और मिश्र धन दोनों को माइनस करा। हमारा ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है मूल धन धन ब्याज, ठीक है। अब आपके पास मिश्र धन है 289, मूलधन है 256, ब्याज चाहिए तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस करा 200, इन दोनों को माइनस करा तो ब्याज आ जाएगा, तो माइनस करेंगे 290 से तो कितना बचेंगे 33, कितना आएगा 33। इन दोनों को माइनस करा तो 33, कितना बचा आपका 33। कोई कन्फ्यूजन आपका। अब पहले तो हम इसको ये बात कर लेते, ये हमारा ब्याज है, ब्याज का रेशो है, यूनिट है कितनी 33। अब 256 क्या मूलधन, आपको मूलधन कितना दिया 8000, तो 8000 किसके बराबर है आपके 256 के। 16 से काटते हैं 16 बार, ठीक है, 256, 16 पंजे 80, 500, 8 है ना, 2 से काटा तो कितनी बार 8 बार, और इसको 500 काटा तो कितना 250 बार, फिर 200 काटा तो कितनी बार 4 बार, फिर ये कितनी बार काटा 125 बार 250। अब नहीं कटेगा तो एक यूनिट कितनी बार आ गई 125/4 एक यूनिट। अब अपने पास कितने यूनिट का चाहिए 33 यूनिट का, तो 33 यूनिट तो 125 गुणित 4 गुणित 33। अब इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा 4 3 12, 4 एकम 4 पॉइंट 4 दूना हाँ 1 4 दूना 8, 31.2, 31.2 इंटू 32, तो ये हो जाएगा 33 दूना 66, ठीक है 3 33 और 3 कितना हो गया 36, 33 दिया 99, 3 कितने हो गए 102। आपका 1026.6 ब्याज आएगा। चारों ऑप्शन गलत है भैया, ये ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन था आपका। ये आएगा आपका ब्याज 1026.6, ठीक है। ये इस तरह से चीजों को आपको देखना, ऑब्जेक्शन वाला। राम की वर्तमान आयु 24 वर्ष है, श्याम की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो बताइए उनकी वायु का अनुपात क्या होगा। 24 वर्ष है और शाम की वायु 20 वर्ष है, ठीक है। तो 6 वर्ष बाद, यहाँ पे 6 लिखा है ना, ये छुप चुका है, मैं भी वही सोच रहा था कि आंसर 6 वर्ष है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो वर्तमान वायु कितनी राम की, हाँ यार राम की कितनी वर्तमान आयु 24 वर्ष है, और शाम की कितनी है 20 वर्ष है। दोनों में हम 6 वर्ष जोड़ देते हैं, ये हो गई 30 और ये हो गई 26। दोनों का अनुपात कितना होगा, 2 से काटेंगे 15:13, आंसर है 15:13, ये बी वाला। एक टंकी, ठीक है, एक दिन में 20 घंटे में भरती, बीच में एक नल और खोल दिया जाता है जो पूरी टंकी को 30 घंटे में खाली कर है। दोनों नल एक साथ खोलने पर कितने में भरेंगे। तो दोस्तों एक टंकी हम कितने दिन में भर रहे हैं, ए नल कितने घंटे में भर रहा 20 घंटे में, और सी नल खाली करने वाला नल है, ये भरने वाला नल है और ये बी वाला खाली करना है 30 घंटे में। दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो क्या कहलाएगी, हमारा जो टोटल कार्य होता है, टोटल कार्य क्या होता है एफिशिएंसी, काम करने की क्षमता इंटू दिन, दिन कितने लिए, तो टोटल काम हो जाता, वर्क हो जाता। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा, 20 और 30 का लघुत्तम समानुपात कितना आएगा 60। इस 20 के टेबल में 60 कितनी बार आते हैं 3 बार, 60 की टेबल में कितनी बार आते हैं 2 बार। ये इसका तो क्या हो गया, ये तो दिन हो गए और ये इसकी ताकत हो गई, ये इसका भी दिन हो गया और ये इसकी ताकत हो गई, ठीक है।
अब बताइए एक दिन में कितना पानी भर रहा 3 और बी उसको कितना खाली कर रहा है 2, तो 3 में से 2 टोटल काम कितना कर रहा है 60। तो एक दिन में अपन ने नल चालू करा, एक नल तो 3 भर रहा है और एक दूसरा नल क्या कर रहा है खाली कर रहा है। कितना खाली कर रहा है 2, तो कितना लीटर भरा रहा है आपका एक दिन में 1 लीटर। तो 60 लीटर भरने के लिए कितना दिन लगेंगे आपको 60 दिन। कितने दिन लगेंगे आपको 60 दिन या 60 घंटे सॉरी। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है, बी अकेला उस काम को 18 दिन में, दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। मैं नॉर्मल आपको बता देता हूं, आप इसके आगे करना। ए अकेला किसी काम को 12 दिन में करता है और बी अकेला इस काम को 18 काम दिन में। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो काम बराबर होता है दिन इंटू क्षमता, उसकी क्षमता कितनी काम करने की, ठीक है। तो 12 और ए और बी ये दोनों का एलसीएम लिया, कितना हो गया 36। 12 के टेबल में ये दिन है या शिफ्ट, 12 के टेबल में 36 कितना आता है 12 से 36 3 बार, 18 के टेबल में 36 कितनी बार आता है 2 बार, ठीक है। तो इसके काम करने की क्षमता ए की 3 हो गई और बी की कितनी हो गई 2। क्लियर इतनी बात आपको? तो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब दोनों मिल के काम कर रहे हैं तो इनकी ताकत कितनी हो गई, एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना काम कर रहे हैं वो 5, ठीक है। 3 ये काम कर रहा है 2 ये, और टोटल काम कितना 36 है 5 है, तो 5 से भाग दे दो तो 5 तो 35.2, ठीक है। तो कम से कम 7 दिन तो आएगा। अब 7 दिन ठीक है आएगा, प्लस 0.82 है। अपने को एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो ये ऑप्शन तो हट गया, ये ऑप्शन भी हट गया। अब इसको सोल्व कर लेना, 24 घंटे इंटू प्लस करके 6 घंटे आएगा आंसर, ठीक है। 7 दिन 6 घंटे समथिंग या आंसर आएगा, ठीक है। 0.2 दिया है, ठीक है 0.2, ठीक है। तो इसको ये डे है 0.2 यानी डे है। अब जिस डे को एक डे में 24 घंटे होते हैं तो इसको डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये स्कूल को एक विशेष कोड में URF ये QN में लिखा गया है और टीच उसी शब्द कोड में कैसे लिखेंगे ये आपको करना है इसका आंसर, क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसमें आंसर दूंगा। आपको रीजनिंग के आपको ही क्वेश्चन करना है। एक बैठक व्यवस्था में सिटिंग अरेंजमेंट बिठाने के लिए ये ABC 4 लोगों को मेज पे बिठाया गया, CD के ठीक सामने है। तो इसमें बैठिंग व्यवस्था कितनी तरह से हम अलग अलग वेद बिठा सकते हैं। तो दोस्तों तरीका आपको बताना है। अगला क्वेश्चन भी आपको ही करना रहेगा रीजनिंग का। एक कोड है जिसमें हर अगला दूसरे व अक्षर में बदल जाता है, यानी जैसे इसने बोला A C में बदल गया, B D में बदल गया, तो ये किस में बदल जाएगा, यानी आपका A B C में बदल गया, B एक्सचेंज हो गया। समझ में आ गया? इस कोड को क्या लिखेंगे, तो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में आपको करना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों इनपुट डिवाइस कौन कौन नहीं है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सब सही है। कौन सी नहीं है, प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है ना। और कुछ हो, एक बाइट में कितने, हाँ सॉरी यार, अगला एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं 8 बिट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होता है। सीपीयू यानी हमारा जो कंप्यूटर होता है उसका ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है, सेंट्रल कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट की सेंट्रल प्रोसेसिंग, यहाँ कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में डाटा को स्थायी रूप से स्टोर करने वाली डिवाइस क्या होती है। तो कंप्यूटर में जो स्थायी रूप से जो स्टोर करते हैं उसको बोलते हैं हार्ड डिस्क। क्या बोलते हैं, हार्ड डिस्क। अगला क्वेश्चन था कि हमारे कंप्यूटर में प्रोटोकॉल क्या होता है। इंटरनेट में प्रोटोकॉल का मतलब होता है कि हम जिस भी चीज़ को भेज रहे हैं, डाटा को भेज रहे हैं, तो उसका नियम बताता है उसका प्रोटोकॉल। क्लियर है कि क्या नियम के अकॉर्डिंग, जैसे आप होता है ना कि इस प्रोटोकॉल के कारण आप अवैध चीज़ें नहीं भेज सकते, धर्म वाली चीज़ें जो किसी भी समुदाय को ठोस पता है ऐसी चीज़ें आप नहीं भेज सकते, ये प्रोटोकॉल होता है। अगला होता है हमारा टेक्निकल क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। गुरुत्व नियंत्रण वाले उपकरण का प्रयोग करने की स्थिति क्या है। तो हमारा जो ग्रेविटी कंट्रोल होता है, ग्रेविटी कंट्रोल करने वाले उपकरण का उपयोग की स्थिति क्या होता है। जो हमारा जो मीटर होता है उसमें ग्रेविटी जो कंट्रोलिंग यूज होता है वो एक स्प्रिंग के रूप में होता है, ठीक है, जिसके कारण ऊर्ध्वाधर जो हमारा मीटर हो वो ऊपर की तरफ ही, हमारा जो स्प्रिंग हो जो नीडल है वो ऊपर की तरफ हो, तो ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर स्थिति रखने के लिए हम यूज करते हैं।
कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क के अतिरिक्त निम्न कौन सा टॉर्क उन तीनों टॉर्कों में से एक है जिसको संकेतक संतोषजनक संचालन की आवश्यकता होता है? हमारा होता है डिफ्लेक्शन टॉर्क, जिसको बोलते हैं विक्षेपण टॉर्क। ये क्या करता है, ये हमारा जो कांटा होता है, इस कांटे को, ठीक है, जीरो से आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? डिफ्लेक्शन टॉर्क। ठीक है, क्लियर? ये काम करता है हमारा डिफ्लेक्शन या विक्षेपण टॉर्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण जिसका प्रयोग इंसुलेशन के प्रतिरोध को मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों, इंसुलेशन को नापने के लिए हम, ये तो सब रेजिस्टेंस ज्ञात करने की विधि है, ये करंट ज्ञात करते हैं इससे। मेगर का उपयोग हम क्या के यूज करते हैं? इंसुलेशन प्रतिरोध। यहाँ मेगा ओम में रेजिस्टेंस को नापा जाता है। हम कह सकते हैं केबल का इंसुलेशन, अर्थ का इंसुलेशन, जहाँ ज्यादा इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वहां पर प्रतिरोध को नापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मेगर के अंदर एक जनरेटर लगा रहता है 500 वोल्ट का डीसी शंट जनरेटर। ठीक है, अगला, निम्न शीर्ष तथा ज्यादा विसर्जन के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों, हम यूज करते हैं ये हमारा निम्न विसर्जन टरबाइन। आपको जो टरबाइन क्या होता है? जली टरबाइन, यानी हम जहां पानी से बिजली बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम जो टरबाइन यूज करते हैं जो निम्न शीर्ष वाले होते हैं, यानी जो हमारा बांध होता है उसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर या उससे कम होती है, तो वहां पर हम निम्न शीर्ष रखते हैं। वहां पर हमारा कौन सा? केपलन टरबाइन यूज होता है। कौन सा होता है? केपलन टरबाइन। ठीक है, दूसरा होता है हमारा 60 मीटर से 120 मीटर तक में हम कौन सा यूज करते हैं? तो फ्रांसीसी टरबाइन। कौन सा यूज करते हैं? फ्रांसीसी टरबाइन। और हाई हेड होता है हमारा पेल्टन टरबाइन, जहां 120 मीटर से ऊंचे, ठीक है, जो डैम होते हैं जहां पानी को गिराया जाता है टरबाइन पर, वहां पर कौन सा यूज करते हैं? पेल्टन टरबाइन। क्लियर? तो इसका आंसर निम्न के लिए आएगा केपलॉन। ट्रांसमिशन लाइन जोड़ती है। ट्रांसमिशन जो लाइन होती है जहां बिजली को हम भेजा जाता है, जनरेशन के बाद बिजली को हम जो भेजते हैं ग्रिड पर, तो वो ट्रांसमिशन लाइन कहलाती है। तो हम जो पावर स्टेशन होता है, स्टेप डाउन सब स्टेशन द्वारा हम जो ट्रांसमिशन लाइन होती है वो क्या करते हैं? जो पावर स्टेशन से वोल्टेज को स्टेप डाउन कर सब स्टेशन तक भेजती है, वो कहलाती है हमारी ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है ये पूछा गया है, बच्चा खंबे लगा के आंसर देता जो कि गलत है। एक शॉर्ट सर्किट वाली ट्रांसमिशन लाइन में रिफ्लेक्टिंग फैक्टर कितना होता है, यानी परावर्तक गुणांक। दोस्तों, एक शॉर्ट सर्किट जब होता है तो उसमें ट्रांसमिशन लाइन में रिफ्लेक्शन फैक्टर, यानी आपस से लाइट का रिफ्लेक्ट कितना होता है, लाइट जो जाती है वो कितनी आपस से रिटर्न हो रही है, ठीक है, तो वो -1 फैक्टर माना जाता है। कितना माना जाता है दोस्तों? -1। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही तो जरूर वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। प्रदीप्ति की इकाई क्या होती है? तो प्रदीप्ति क्या होता है? ल्यूमिनस क्या होता है? तो हम पहले बताते हैं कि प्रकाश यदि जब किसी सतह पर पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश जिस सतह पर पड़ता है उसको हम बोलते हैं प्रदीप्ति। प्रदीप्ति का सूत्र होता है ल्यूमेन बटे क्षेत्रफल। ल्यूमेन बटे क्षेत्रफल, ठीक है, ये होता है प्रदीप्ति। और इसको हम किस काय में नापते हैं? हम लक्स में। काय में नापते हैं? लक्स। इसका एक और सूत्र क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? लक्स। इसके दो फार्मूले सूत्र बनते हैं, इसको बोलते हैं इसके सही लक्स ल्यूमेन मीटर स्क्वायर। ल्यूमेन मीटर स्क्वायर। क्लियर है? जब किसी सतह पर प्रकाश की तीव्रता की मात्रा को हम क्या बोलते हैं? ल्यूमेन बोलते हैं, प्रदीप्ति बोलते हैं। और प्रदीप्ति का काय में नापते हैं? लक्स में या ल्यूमेन मीटर स्क्वायर। सेलमयी भूमि में जब पाइप इलेक्ट्रोड को झुकाकर गाड़ा जाता है तो ऊर्ध्वाधर से झुकाकर अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जो पाइप झुकाकर जब गाड़ा जाता है तो उस पाइप को कितने डिग्री से? 30 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30 डिग्री से ज्यादा झुका नहीं होना चाहिए, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक केबल को जमीन में तार का सही लेबलिंग नहीं है? तो दोस्तों, मैंने लेबलिंग भी पढ़ाई है, आप देख के आइए। अर्थिंग बहुत अच्छे से पढ़ाई है हमारे यूट्यूब चैनल पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है। प्ले लिस्ट में अभी तक की टोटल 60 वीडियो हो चुकी है, 60 वीडियो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। हम ग्राउंडिंग लेवल भी लेते हैं, WG भी लेते हैं, ग्राउंडिंग के साथ भी हम करते हैं अर्थिंग में केबल का उपयोग। के XG का उपयोग नहीं करते। इसका आंसर इसका क्या आएगा? डी। अगला है, घरेलू वायरिंग में भूसंपर्क तार का आकार होना चाहिए कम से कम। दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में हम अलग अलग चीजें देखते हैं। एक्चुअली बोला जाता है, जब आप गूगल करोगे तो जो घरेलू वायरिंग होती है उसमें स्टैंडर्ड वायर गेज
का उपयोग इससे कम नहीं है, तो मांगते हैं 8 से 14 के बीच मानते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज होना चाहिए। ठीक है, हम यूज करते हैं 10, पर उनने वाला इससे कम नहीं होना चाहिए, तो 14 स्टैंडर्ड वायर गेज से कम नहीं होना चाहिए। IS 3043 के अनुसार भूसंपर्क और ग्राउंडिंग में क्या अंतर है? तो भूसंपर्क क्या होता है, जो अर्थिंग होता है वो लीकेज करंट से प्रोटेक्शन देता है। ग्राउंडिंग जो काम करता है, हम जो ट्रांसफार्मर होता है उसके न्यूट्रल को हम ग्राउंड में जोड़ देते हैं, जिसके कारण अवर वोल्टेज या अवर करंट से प्रोटेक्शन देता है इक्विपमेंट को। तो दोनों एक दूसरे के अलग अलग पर्यायवाची है दोस्तों, एक लीकेज से बचा रहा है और एक फॉल्ट कंडीशन से बचा रहा है। निम्न में लिखे दिए गए जोड़ को कौन सा जोड़ होता है? तो ये हमारा जो जोड़ होता है टी जॉइंट होता है। कौन सा जोड़ होता है? टी जॉइंट। ये वितरण बांटने में, जब सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वहां पर इस तरह के हमारे जो अवर हेडलाइन होती है, वहां पर इस तरह के हम जोड़ का उपयोग करते हैं। A2XCY केबल के स्टैंडर्ड कोड में Y अक्षर दर्शाता है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए का मतलब होता है क्या? ए का मतलब होता है एल्यूमिनियम। ठीक है, क्या होता है? एल्यूमिनियम। 2X का मतलब होता है, ये होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर को बताता है, एल्यूमिनियम कंडक्टर को दर्शाता है। ठीक है, ए यानी कंडक्टर को दर्शाता है। 2X का मतलब होता है XLEP क्रॉस लिंक्ड। ठीक है, क्रॉस लिंक्ड पॉलीथिलीन केबल, क्रॉस लिंक्ड पॉलीथिलीन केबल को दर्शाता है। सी का मतलब स्टील को दर्शाता है। स्टील का क्या चढ़ा हुआ है यहाँ पर? ठीक है, कवरिंग, यानी हमारा कवरिंग, हम कह सकते हैं आर्मिंग चढ़ी हुई है। ठीक है, क्या चढ़ी है? आर्मिंग। और वाई होता हमारा पीवीसी। किसको बताता था? पीवीसी सीट। तो ये क्या बताएगा? पीवीसी। तो समझना दोस्तों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसलिए मैं निकाल के लाया हूं इसको। XLPE केबल का अनुमत प्रचालात्मक तापमान होता है। दोस्तों XLPE केबल क्या होती है? तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीथाइन केबल होती है, जिसका अनुमात प्रचलन 90 डिग्री होता है। कितना तापमान, कितने डिग्री प्रचलन होता है? 90 डिग्री पर। विद्युतों के नियम के अनुसार प्रकाश और पंखों में परिपथ में अधिकतम भार और अधिकतम बिंदु पॉइंट कितने होना चाहिए? तो दोस्तों विद्युत नियम के अनुसार प्रकाश और पंखों में अधिकतम भार, तो दोस्तों हम ये कहते हैं कि जो हमारा लाइट लोड होता है वहां पर 800 वाट होता है, और 800 वाट में आप एक बार में 10 बिंदु जोड़ सकते हैं। मान लीजिए एक बोर्ड है, इस बोर्ड में आप 800 वाट लोड दे सकते हैं, और कितने बिंदु जोड़ सकते हैं? स्विच सॉकेट से आप 10 बिंदु को जोड़ सकते हैं। इसका मतलब ये बोल रहा है। ठीक है, और याद रखेंगे लाइट लोड है, पावर सॉकेट में आप 3000 वाट, और कितने बिंदु? 2 बिंदु। इसलिए आपने देखा होगा फ्रिज, और जो फ्रिज होता है उसके लिए हम सॉकेट अलग से लगाते हैं, जहां हमारा हीटर होता है उसके लिए सॉकेट, पावर सॉकेट लगाते हैं। तो वो 3000 वाट और 2 बिंदु हम उससे जोड़ सकते हैं। तो आंसर इसका आएगा डी। पहले का मतलब आईपी, घर के बाहर लगाए जाने वाला लाइट का आईपी कितना होता है? इनग्रेशन प्रोटेक्शन। दोस्तों इनग्रेशन प्रोटेक्शन ये हमारा वाटर और किससे प्रोटेक्शन करता है? डस्ट से। तो दोस्तों यहाँ पर आईपी इनग्रेस प्रोटेक्शन होता है, ये बताता है वाटर, ये बताता धूल से प्रोटेक्शन, और ये बताता वाटर से प्रोटेक्शन। ठीक है, आप देखेगा मोबाइल भी लेने जाते हैं तो उसका आईपी देखते हैं कितना आईपी। इससे ये मतलब होता है कि आपको भैया बोलता है ना वाटर प्रूफ मोबाइल, तो इसका मान याद रखिएगा 0 से सबसे अच्छा होता है 6-8। ठीक है, यानी ये वाटर प्रूफ है। यदि 8 है तो ये पूरी तरह से किससे बचा देगा? पानी से, आपका इक्विपमेंट खराब नहीं होगा। और 6 है तो किससे बचा देगा? धूल से। ठीक है, तो यहाँ पर 6 से 5 है, तो जितनी भी मोटर होती है उन मोटर या घर की लाइटिंग होता है उसका प्रोटेक्शन होता है 6-5। याद रखना है ना, यानी ये धूल से तो पूरी तरह से बचा देगी, बस पानी से, कई पानी के कारण थोड़ा बहुत इसमें इशू आएगा, पर इसका रेटिंग अच्छा होता है 6-5। ठीक है, और 6 से 8 सबसे अच्छा रेटिंग होता है। घरेलू तार की स्थापना के लिए भार में प्रभावित करने वाले तारों का चयन करना चाहिए। ठीक है, तो हम जो घरेलू तार की हम स्थापना करते हैं तो उसमें कितना लोड तक सहन कर सके तो तार हमको लेना चाहिए। तो दोस्तों याद रखना, हमारा घर का पहले जो लोड लिया जाता था, जो मध्य प्रदेश या कोई सी भी सरकार, जो बिजली कंपनियां वो देती थी 2 किलोवाट या 3 किलोवाट। ठीक है,
पर अब जो लोड है वो बढ़ चुका है, तो कितना हो गया, तो आपको तार का जो लोड लेना चाहिए वो 5 किलोवाट तक लेना चाहिए। कितने किलोवाट तक? 5 किलोवाट तक। ये डिपेंड करेगा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि चेंजेस भी हो जाता है। बहुमंजिला इमारत के लिए किस प्रकार की वायरिंग यूज करना चाहिए? तो दोस्तों बहुमंजिला, एक से ज्यादा मंजिल में हम ट्री सिस्टम वायरिंग करते हैं। कौन सी? ट्री सिस्टम वायरिंग हम यूज करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से एक इलेक्ट्रिकल नियम के अनुसार बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति को पूर्ण जीवन को महत्व देता है। कौन सा नियम? तो दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को झटका लगता है तो कौन सा नियम देता है इलेक्ट्रिकल नियम के अनुसार? तो कटआउट नियम 44। कटआउट नियम 44 ये बताता है कि उस व्यक्ति को हम किस तरह से जीवन का महत्व बता सकते हैं, पीड़ित व्यक्ति को। अगला, एक डीसी मशीन में निम्नलिखित में ब्रेकिंग एक्शन किसके द्वारा ऊर्जा बचाई जा सकती है? तो दोस्तों रीजनरेटिंग ब्रेकिंग होता है, प्लगिंग एक ब्रेकिंग होता है, ठीक है। रीजनरेटिंग ब्रेकिंग में क्या होता है, जो मोटर होती है वो जनरेटर की तरह काम करती है, ठीक है। प्लगिंग में हम यहाँ पर मोटर पर ब्रेकिंग करते हैं, ठीक है। प्लगिंग यानी प्लग कुछ हम प्लस माइनस को चेंज करते हैं तो प्लगिंग हो जाता है। रीजनरेटिंग ब्रेकिंग में मोटर जनरेटर की तरह बिहेव करता है, ठीक है, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक सेपरेटिंग एक्साइज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग कैसे जोड़ी जाती है? तो दोस्तों जो जनरेटर होता है वो जनरेटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको मैकेनिकल हम एक्साइटेड देना पड़ता है जनरेटर को, जब उसमें मूविंग होती है आर्मेचर कॉइल क्या जब उत्पन्न करता है वोल्टेज। तो क्षेत्र वाइंडिंग काय में फील्ड वाइंडिंग कैसी जुड़ी होती है मेरे दोस्तों? फील्ड स्रोत के साथ सीरीज में, जो भी हमारा सोर्स है उसके साथ सीरीज में हम जोड़ते हैं, श्रृंखला में हम जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अगर जनरेटर का बचा हुआ चुंबकत्व खत्म हो जाए तो क्या होगा? तो दोस्तों आंसर इसका दीजिए आप। तो दोस्तों यदि किसी जनरेटर का बचा हुआ चुंबकत्व खत्म हो जाएगा तो वो क्या होगा? चुंबकत्व क्या होता है? यदि जब हम चुंबक को यांत्रिक ऊर्जा देते तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसके कारण आर्मेचर में जो उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र और जो उसमें उत्पन्न मेन फील्ड में हुआ चुंबक एक दूसरे को विरोध करते हैं, जिसके कारण वोल्टेज उत्पन्न होता है। यदि ऐसा चुंबक तत्व खत्म ही हो गया है तो वहां पर हम क्या करते हैं, जनरेटर को एक्साइट करने के लिए 10% डीसी सप्लाई बैटरी से देते हैं। याद रखना, चुंबक तत्व खत्म हो जाए तो हम बैटरी से 10% सप्लाई वोल्टेज देते हैं चुंबक को वापिस पैदा करने के लिए जनरेटर में। बी आंसर का। जनरेटर में सबसे खराब वोल्टेज नियंत्रण होता है, सबसे खराब वोल्टेज कंट्रोल होता है हमारा सीरीज और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में दोस्तों सबसे खराब होता है, ठीक है, वोल्टेज नियंत्रण। विरोधी विद्युत वाहक बल बैक ईएमएफ का दूसरा नाम क्या होता है? तो बैक ईएमएफ का दूसरा नाम होता है हमारा काउंटर ईएमएफ। क्या होता है दोस्तों? काउंटर ईएमएफ, काउंटर विद्युत वाहक बल। इसका सूत्र क्या होता है? बैक ईएमएफ बराबर फ्लक्स ZNP 60/N। या फ्लक्स होता है काटे गई फ्लक्स की संख्या, चुंबकीय फ्लक्स Z यानी चालक कंडक्टर की संख्या, N होता है हमारे RPM, P होता है हमारे यहाँ पोल और A होता है समांतर पथ। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको बैक ईएमएफ का सूत्र क्या होता है। दोस्तों याद रखना, मोटर जनरेटर के इसमें बैक ईएमएफ कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका आर्मेचर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। बिजली कट जाने पे किस प्रकार का रिले अपने संपर्कों की स्थिति बनाए रखता है? यदि आपकी बिजली चली भी गई तो उसके कांटेक्ट बनाने वाला रिले क्या होता है? लेचिंग रिले। कौन सा रिले होता है? लेचिंग रिले। क्लियर है दोस्तों? रिले का काम होता है एक तरह से स्विचिंग की तरह काम होता है, पर ये सेंसिंग डिवाइस होती है, सेंस करके टेम्परेचर को सेंस करके सप्लाई कर सकता है, ठीक है। ऑटोमेटिक डिवाइस एक स्विच की तरह काम करता है जो सेंस करके सप्लाई को कट कर देता है, या तो टेम्परेचर से, आप करंट से, वोल्टेज से, अलग अलग टाइप के होते हैं। SF6 सर्किट ब्रेकर एक क्रियाशील वोल्टेज होता है। SF6 का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों SF6 का मतलब होता है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। ये एक गैस भरी होती है सर्किट ब्रेकर में। सर्किट ब्रेकर का काम होता है जब ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट होता है तो उसमें लाइन को प्रोटेक्शन देना। तो दोस्तों सर्किट ब्रेकर क्या करता है? ब्रेक करके काम करता है, यानी कोई भी फॉल्ट है उसको रोकने का काम करता है, फॉल्ट हो लाइन को जलने नहीं देता। तो यदि ब्रेकर भाई यदि फॉल्ट हो रहा है तो फॉल्ट कंडीशन में ये क्या करता है? ब्रेक करता है, पर ब्रेक करने के कारण इसके अंदर एक गैस भरी होती है, वो SF6। ये सबसे ऐसी गैस होती है जो रंगहीन होती है, ठीक है, ये रंगहीन होती है और ये गैस क्या होती है? हवा के
यानी जो आर्क निकलती चिंगारी उसको ठंडा करने में हवा के मुकाबले 5 गुना ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो हाई लाइन होती है उसमें इसका यूज किया जाता है 36 केवी से 760 केवी में, क्लियर, सबसे हाई लाइन में। डीसी श्रेणी मोटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों बताइए। डीसी श्रेणी मोटर ऐसी मोटर होती है जिसका स्टार्टिंग टॉर्क सबसे अच्छा होता है, ठीक है। इसको बिना लोड के हम नहीं चला सकते, यदि बिना लोड के हम चलाएंगे तो मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी क्योंकि आर्मेचर में करंट बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ज्यादा भार पर और उच्च गति के लिए हम इसको चलाने के लिए यूज करते हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, डीसी शंट मोटर की गति को नियंत्रण कर सकते हैं। तो दोस्तों डीसी शंट मोटर को मैंने बताया था हम फ्लक्स कंट्रोल मेथड से यूज करते हैं, ठीक है। फ्लक्स कंट्रोल मोटर या आर्मेचर कंट्रोल मेथड इन दोनों से यूज करते हैं, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा है फ्लक्स कंट्रोल मेथड। आर्मेचर वाला नाम नहीं है तो इसलिए हम काय पे जा रहे हैं, फ्लक्स कंट्रोल मेथड द्वारा हम फ्लक्स को कंट्रोल करते हैं। हमारा डीसी शंट मोटर होती है या आर्मेचर होता है, शंट फील्ड वाइंडिंग समांतर में लगी रहती है और यह सप्लायर होती है, ठीक है। इसके सीरीज में हम क्या लगाते हैं, फ्लक्स कंट्रोल। फ्लक्स को हम क्या करते हैं, रजिस्टेंस लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है हमारा फ्लक्स कंट्रोल हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गति नियंत्रण दोनों दिशा में मोटर की गति को नियंत्रण करता है। शंट मोटर दिया है दोस्तों, हमारा वार्ड ल्यूनार्ड मेथड होती है जो 0 से अधिकतम और अधिकतम से 0 तक दोनों की गति को कंट्रोल करती है। यहां पर यह वार्ड ल्यूनार्ड विधि ऐसी विधि होती है जो दोनों दिशा में काम करती है और 0 से अधिकतम से 0 तक गति को कंट्रोल करने में यूज किया। इसमें 3 मशीनें होती है, एक तो डीसी मोटर होती है, दूसरा जनरेटर होता है, शंट जनरेटर होता है, और तीसरा होता है इंडक्शन मोटर। याद रखना, कोई पूछे तो कितनी मोटर होते हैं, 3। डीसी मोटर में ब्रेक टेस्ट में आउटपुट टॉर्क इस प्रकार था। यह एक प्रत्यक्ष टेस्ट होता है, ब्रेक टेस्ट, जिसमें हम दक्षता या लॉस को ज्ञात करते हैं, ठीक है। ब्रेक टेस्ट इसमें ब्रेक डाल के छोटी मशीनों में किया जाता है। इस तरह से पुली पर हम ब्रेक प्लेग डालते हैं, ठीक है। इस पुली पर वेट डाल के हम टेस्ट करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, मैंने बताया था, ठीक है, आप जाके पढ़िएगा गुणित। इसमें यह होता है इसकी त्रिज्या, इसका 9 टॉर्क बराबर होता है W माइनस 2 वेटों के बीच की दूरी, ठीक है। उसमें लगा हुआ गुरुत्वीय त्वरण और उसके बीच की दूरी। अब गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है हमारा, गुरुत्वाकर्षण बल 9.8 जी का मान, तो इसलिए यहाँ पर आया 9.8 S1 इंटू S2 R। इन्होंने यहाँ वेट को मान लिया S1 इंटू S2। अल्टरनेटर में डेम्पर वाइंडिंग का काम क्या होता है, तो हीटिंग दोष को डेम्पर वाइंडिंग। अल्टरनेटर एक तरह से एसी जनरेटर होता है जो क्या करता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। तो अल्टरनेटर में जो डैम्पिंग वाइंडिंग होती है वो हीटिंग इफेक्ट को कम करने, हीटिंग प्रभाव को कम करने के लिए की जाती है। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीय सर्किटों के बीच चुंबकीय कपलिंग कैसे बढ़ाया जा सकता है, यानी हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उस ट्रांसफार्मर में चुंबकीय कपलिंग, चुंबकीय कपल यानी आपस में चुंबकीय जुड़ाव कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों उसमें चुंबकीय जो फ्लक्स होता है, चुंबक को रोकने वाला क्या कहलाता है, रिलेक्टेंस। जैसे हमारे करंट, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट को रोकने वाला क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस, वैसे ही चुंबकीय सर्किट में रोकने का क्या कहलाता है, रिलेक्टेंस। तो रिलेक्टेंस कम से कम होना चाहिए। तो रो रिलेक्टेंस सामग्री वाली कोर का उपयोग करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर में चुंबकीय कपलिंग को हम बढ़ा सकते हैं। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे काम करता है, आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में कौन सा परिणामीत्र का आकार अधिकतम, परिणामीत्र होता है ट्रांसफार्मर। दोस्तों याद रख लेगा, ट्रांसफार्मर में जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है उसकी आकार क्या होता है, कम। इतना याद रखना, जिसका फ्रीक्वेंसी कम उसका आकार क्या होता है, ज्यादा। बस इतना याद रखना आपको। तो क्लियर है। अब देखो यार, 1 kVA का ट्रांसफार्मर है, 1 kVA का, 1 kVA का, 1 kVA का। यहां पे फ्रीक्वेंसी किसकी कम है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है सबसे ज्यादा, वही सबसे बड़ा आकार का ट्रांसफार्मर होता है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन? तो पहला इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रांसफार्मर जिसमें 500 प्राइमरी टर्न और 200 सेकेंडरी टर्न है, उसके 120 एसी आपूर्ति दी गई, तो सेकेंडरी वोल्टेज और प्रति टर्न की गणना कीजिए। ठीक है, हमको क्या करना है, एक ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर में रेशो का फार्मूला और वोल्टेज, तो हमारा रेशो का फार्मूला क्या हो जाता है, V2
रेशो का फार्मूला क्या हो जाएगा, रेशो पहले वोल्टेज निकाल, V2 अपॉन V1 N2 अपॉन N1, ये होता है हमारा प्राइम सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी टर्न अपॉन प्राइमरी, अपन V1 निकालते हैं। अब क्या क्या दिया, प्राइमरी टर्न कितना है 500, हाँ, सेकेंडरी टर्न कितना N1 200 है, V2 क्या है नहीं पता है, V1 कितना है 120 वोल्ट है, कितना है 120। अब इसको ये इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो V2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 200 इंटू 500 इंटू 120, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 का गुणा 5 दूना 10, 5 का 20, 2 का गुणा करा कितना होगा, V2 कितना वोल्टेज होगा 48 वोल्ट। अब ऑप्शन में देखो 48 वोल्ट है क्या, तो हमारा एक ही ऑप्शन है, ठीक है, एक ही ऑप्शन है 48 वाला। चलो V2 तो निकाल लिया अपन ने, पर अब यार बोल रहा सेकेंडरी वोल्टेज प्रति टर्न, वोल्टेज प्रति, वो सेकेंडरी वोल्टेज प्रति टर्न वोल्टेज, प्रति टर्न वोल्टेज का सूत्र क्या होता है, तो प्रति टर्न वोल्टेज N अपॉन V अपॉन N, V कितना है अपने पास 48 आया, ठीक है, ये कौन सा सेकेंडरी वोल्टेज कितना अपने, सेकेंडरी टर्न कितने, सेकेंडरी 200। अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो इसको सोल्व करोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा हमारा 24 आंसर आएगा। तो ये हमारा आंसर आएगा दोस्तों, क्लियर है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक ट्रांसफार्मर में होने वाले इसमें से कौन सा नुकसान इंडक्शन मोटर के ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट के समान होते हैं। दोस्तों इंडक्शन मोटर में हमारा कॉगिंग हो जाता है, जिसमें मोटर एक चुंबकीय लॉक हो जाता है, जिसमें रोटर घूमता नहीं है। तो वैसे ही हमारे ट्रांसफार्मर जिसमें मोटर क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, वो कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए ब्लॉक रोटर टेस्ट ज्ञात करते हैं। वैसे ट्रांसफार्मर में भी कॉपर लॉस के समान होता है इंडक्शन मोटर में। तो कॉपर लॉस ज्ञात करने के लिए हम ट्रांसफार्मर और इंडक्शन मोटर में कौन सा ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट का उपयोग करते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर किस प्रकार का ट्रांसफार्मर है दोस्तों, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं पीटी ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर ऐसा होता है जो हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन, यानी वोल्टेज को, ज्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, स्टेप डाउन कर देता है। यानी कितने में कर देता है, तो 110 वोल्ट में कर देते हैं, यानी 11 केवी 22 केवी 22,000 11,000 वोल्ट को कितने में कर देता है हमारा एक, यानी 110 वोल्ट में कर देता है। तो इसके प्राइमरी में जो टर्म होता है वो लपेटे गए तारों की संख्या कम होती है, और सेकेंडरी में लपेटे गए तारों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। यूनिवर्सल मोटर को डीसी आपूर्ति और एक एसी मोटर के रूप में चलाने के कम्यूटेशन को हटा दिया जाए। यूनिवर्सल मोटर क्या होती है, एक दुनिया की ऐसी मोटर होती है जो एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे काम करती है, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटर को डीसी सीरीज मोटर की तरह काम करती है एक तरह से। इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क है इसका भी बहुत हाई होता है, इसको भी हम बिना लोड के नहीं चला सकते, ठीक है। तो ये डीसी मोटर में जो आप जो यूनिवर्सल मोटर है तो वो डीसी एसी दोनों पे चलती है। तो ये कह रहा है कि डीसी की जगह हम एसी पे चलाना, तो क्या करना पड़ेगा, तो जो आर्मेचर होता है, आर्मेचर कॉइल और कम्यूटेटर के बीच हम क्या डालते हैं, रेजिस्टेंस डालते हैं। क्या डालते हैं, रेजिस्टेंस, जिसके कारण सप्लाई चेंज होके मोटर कहीं भी चलने लग जाती है एसी में। तो इसका आंसर आएगा ए। इंडक्शन मोटर के लिए स्लिप रिंग काय के बने होते हैं दोस्तों, इंडक्शन मोटर के लिए जो स्लिप रिंग बने होते हैं फास्फोरस ब्रोंज के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, फास्फोरस ब्रोंज के, से ऑप्शन आएगा। कॉगिंग शब्द क्या होता है दोस्तों, कॉगिंग वर्ड क्या होता है, तो कॉगिंग वर्ड जो होता है, कॉगिंग, जब हमारा इंडक्शन मोटर होता है उसमें ये वर्ड होता है कॉगिंग वर्ड। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब होता क्या है सर कॉगिंग, तो जो हमारा मोटर होता है, मोटर का स्टेटर और रोटर, उन दोनों के बीच चुंबकीय लॉकिंग को दर्शाता है। ये वर्ड किसको बताता है, चुंबकीय लॉकिंग, यानी हमारा रोटर, स्टेटर, रोटर एक दूसरे को चुंबकीय, यानी एक जैसा चुंबक बनने के कारण लॉक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कॉगिंग। चुंबकीय लॉकिंग को स्टेटर और रोटर के बीच क्या हो जाता है, चुंबकीय लॉक लग जाता है, मैग्नेटिक लॉक लग जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉगिंग, जिसके कारण हमारा रोटर घूमता नहीं है, अब सर ये क्या कारण होता है, तो दोस्तों स्टेटर और रोटर जो होता है उनकी स्लॉटों की संख्या सेम होना। यदि सेम होगी तो वो कॉगिंग, ठीक है, वो एक दूसरे में मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी। इसलिए कॉगिंग को दोष को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आर्मेचर स्टेटर होता है और स्टेटर और जो रोटर है उनकी स्लॉटों की संख्या क्या रखते हैं,
विषम में रखते हैं। क्या रखते हैं? विषम में, ठीक है, एक जैसे समान नहीं रखते। उसके बाद जो हमारा दूसरा होता है, कॉगिंग को दूर करने के लिए जो स्टेटर होती है उसकी सलाटे, जो हमारा रोटर होता है उसकी जो सलाटे होती है वो तिरछी काट देते हैं। क्या काट देते हैं? तिरछी काट देते हैं, ठीक है, जिसके कारण कॉगिंग नहीं उत्पन्न होता, ठीक है। ये किसमें होता है? इंडक्शन मोटर में। एक स्टेटर में विद्युत डिग्री क्या होता है? तो दोस्तों जब ध्रुवों का पोल की संख्या, जो हमारे दो पोल होते हैं उन पोलों के बीच की एक स्टेटर इलेक्ट्रिक डिग्री 180 डिग्री तय करता है। कितनी डिग्री करता है? एक पोल को खर्च करने में कितनी डिग्री करता है? 180 डिग्री करता है। ध्रुवों की संख्या 4 और सलाटों की संख्या 24 होने पर ध्रुव पिच कितना होंगे? पोल पिच कितने होंगे? तो दोस्तों आपको ये सारी बात पता होना चाहिए। यदि पोलों की संख्या, तो पोल पिच क्या कहलाता? पोल पिच स्लॉट की संख्या बटे इकाई की संख्या होती है पोलों की संख्या। स्लॉट कितनी? 24, पोल कितने? 4, काटोगे तो कितना आएगा? 6। तो आंसर कितना आएगा हमारा? 6। एक सबमर्सिबल पंप में किस प्रकार की वाइंडिंग के तारों का उपयोग करते हैं? दोस्तों एक सबमर्सिबल जो पंप होता है उसमें पीवीसी, ठीक है, कौन सी? पीवीसी वायरिंग का उपयोग करते हैं। पीवीसी कॉपर कवर कॉपर वाइंडिंग का। सबमर्सिबल पाइप कौन पंप कौन सा? जो होल, जो हमारे कुएं होते हैं होल, उनके अंदर पानी के अंदर जो पंप डाले होते हैं उसको बोलते हैं सबमर्सिबल। यदि हम उसमें केवल कॉपर वाइंडिंग वाला वायर ही डाल दे, ठीक है, उसके ऊपर पीवीसी नहीं चढ़ाए, तो वो क्या हो जाएगा? पानी उसमें आ जाएगा और फॉल्ट हो जाएगा। इसलिए हम क्या यूज करते हैं? पीवीसी कॉपर कवर कॉपर वाइंडिंग वायर। सी आंसर आएगा। अगला यूजेटी। यूजेटी क्या होती है? यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। एक तो अमीटर होता है, इसको बोलते हैं उत्सर्जक, अमीटर होता है, और 2 होते हैं बेस, B1 और B2 बेस होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये क्या करता है हमारा? तो दोस्तों ये हमारा यूजेटी 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल, इसका काम होता है, ये ट्रिगिंग की तरह काम करता है। ये ट्रिगिंग की तरह काम करता है, जो हमारा एसीआर सर्किट को भी ट्रिगिंग करने का काम करता है। तो ट्रिगिंग सर्किट की तरह ये काम करता है। इसका जो प्रतिरोध होता है वो ऋणात्मक प्रतिरोध होता है, नेगेटिव प्रतिरोध पर यह काम करता है। क्लियर? नेगेटिव रेजिस्टेंस पे काम करता है। तो कितने टर्मिनल आएंगे? 3। चल लोह उपकरण मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग काय में करते हैं? तो दोस्तों मूविंग आयरन जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका उपयोग हम करते हैं एसी और डीसी दोनों सप्लाई के लिए, ठीक है। ये एक अरेखीय पैमाना होता है, नॉन लीनियर पैमाना होता है। इसके ऊपर जो डैम्पिंग होती है वो एयर डैम्पिंग होती है। कौन सी डैम्पिंग होती है? एयर डैम्पिंग। तो इतनी सारी चीजें हमको इस क्वेश्चन से सीखने को मिली। मूविंग कॉइल उपकरण, मूविंग कॉइल हमारा काय पे काम करता है? केवल डीसी पे। वोल्ट मीटर के परास बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे? दोस्तों वोल्ट मीटर की यदि परास यानी रेंज बढ़ाना है तो हम उसके सीरीज में एक उच्च रेजिस्टेंस का प्रतिरोध जोड़ेंगे। दोस्तों यदि एक वोल्ट मीटर है तो उसके सीरीज में हम उच्च मान का रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। सर इससे क्या होगा? उच्च मान का रेजिस्टेंस जोड़ने से, उच्च मान का रेजिस्टेंस जोड़ने से जो करंट जाएगा उस करंट को वो कम कर देगा, रेजिस्टेंस निगलेक्ट कर देगा एक तरह से, ना के बराबर, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज नाप पाएंगे दोस्तों। तो हम उच्च मान का रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ देते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत को एक मोटिवेशन दें, ठीक है, क्योंकि हम इसको टेस्ट, आपको ग्रुप टेस्ट में हमने जो टेस्ट कराया था वो टेस्ट है, ठीक है। आप भी जोड़ सकते हैं, 50 रुपीज चार्ज है उस टेस्ट और सारे टेस्ट और डेली क्यूज का। आपको नहीं देना है तो कोई इशू नहीं, आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। प्रतिरोध का पूर्ण मापन किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों प्रतिरोध को हम जो पूरा नापते हैं वो एक मेथड होती है जिसको बोलते हैं लॉरेंज मेथड। याद रखिएगा ये नए क्वेश्चन है। ये मेथड कौन सी होती है? लॉरेंज मेथड होती है, जिसके द्वारा पूरा प्रतिरोध नाप दे हम, पूरा से पूरा, ठीक है, जितना प्रतिरोध नापने का बोला है उतना नाप दे, उस मेथड को बोलते हैं लॉरेंज मेथड। SF6 सर्किट ब्रेकर का क्रियाशील वोल्टेज कितना होता है? दोस्तों इसका क्रियाशील वोल्टेज होता है 36 kV से 760 kV। बिजली कट जाने पे हम कौन सा रिले संपर्क में लाते हैं? दोस्तों लेंसिंग रिले। ये रिपीट हो चुके शायद, हाँ। कैपेसिटिव रिएक्टेंस के विपरीत अनुपात होता है। दोस्तों जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है उसका विपरीत अनुपात होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? XC/2πfc, ठीक है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? जो एसी सर्किट में, एसी सप्लाई में वोल्टेज में होने वाले परिवर्तन का जो विरोध करता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस,
ठीक है। एक तरह ये रेजिस्टेंस का तरह ही बिहेव करता है, इसको भी हम इसलिए क्या में नापते हैं, ओम में नापते हैं। ठीक है। इसलिए किसके कौन विपरीत कौन होता है, तो इसके विपरीत होता है हमारा फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है जो डीसी या पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज होती है। दोस्तों हमारा जो संधारित्र डीसी वाला वोल्टेज होता है उसको ध्रुवित बोलते हैं, पोलर कैपेसिटर बोलते हैं। जो एसी पे काम करता है उसको अध्रुवित या नॉन पोलर बोलते हैं। तो दोस्तों ध्रुवित एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइट जो होता है संधारित्र, उसका उपयोग हम काय में करते हैं, डीसी में। उच्च आवृत्ति में सबसे बेहतर कार्य करने के लिए बाईपास कैपेसिटर का उपयोग कौन सा होता है? हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर जो होता है हमारा सिरेमिक का उपयोग करता है। काय का करते हैं? सिरेमिक। यदि सिरेमिक आंसर में नहीं होता तो हम माइका लगाते। क्या लगाते हैं? माइका। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक 21 ओम का प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टेज का मान क्या होगा जब उसमें से 7 एम्पियर धारा दे? तो दोस्तों वोल्टेज बराबर क्या होता है? वोल्टेज बराबर होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज रेजिस्टेंस कितना दे रहा है? 21 ओम। करंट कितना दे रहा है? 7 एम्पियर। आप सभी को पता 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, 147 वोल्ट। कितना आ जाएगा वोल्टेज? 147 वोल्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 5 लाइट बल्ब है 110 पर समांतर में जुड़े हुए प्रत्येक बल्ब को 200 वाट पर रेट पर किया जाता है, तो प्रत्येक बल्ब के माध्यम से लगभग कितना करंट होगा? तो दोस्तों आपको यहाँ पर पावर बराबर क्या होता है? वोल्टेज इंटू करंट होता है। दोस्तों यहाँ पर जो पावर है वो कितना है? 200 वाट है दोस्तों। और बल्ब का वोल्टेज है वो कितना वोल्ट है? 110 वोल्ट है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, 1 इंटू आई। ठीक है, ये आई नीचे, ये आई ऐसा रहा, तो 200 बटे 110, ये 0 से ये 0 कट गया, 20 बटे 11। इसको जब सोल्व करोगे 11 कितना बचा? 9 बचा। तो हम 9 बचा तो क्या होगा इसमें? 20 बटे 11 का 11 88 हो गया, 11 कम 11 कितना बचा? 9। 11 कम पॉइंट लगा यहाँ पर 0, 11 8 88 कितने बार गए? 8 बार। 1.8 1.8 एम्पियर। क्लियर है? नीचे दिए गए प्रदत्त परिपथ में कुल धारा का मान कितना होगा? तो दोस्तों कुल धारा और कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा तो देख लेते हैं हम। तो दोस्तों ये पहले हमारा रेजिस्टेंस सोल्व करते हैं। रेजिस्टेंस काय में? ये पैरेलल में। तो रेजिस्टेंस में ये और इसको सोल्व करते हैं एक दूसरे के आमने सामने। इसको पैरेलल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? 1/R बराबर 1/R1 1/R2। हाँ या ना? 1/R1 की वैल्यू 10 है, 1/R2 की वैल्यू 20 है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। 10 के पाड़े में कितना आता है? 20 कितनी बार आता है? 2 बार। और 20 के टेबल में 20 कितनी बार आता है? 1 बार। 1/R को दोस्तों हमने सोल्व करा, 1/R जब हमने सोल्व करा तो कितना आ गया हमारा? 3/20। जब इसको उल्टा करा, R को ऊपर ले गए तो ये हो गया 20/3। जब इसको सोल्व करोगे तो 6.6 आएगा। कितना आएगा? 6.6। ठीक है, अब ये तो हो गया सर। उसके बाद हमने क्या करा? उसके बाद हमारा आंसर क्या आना चाहिए? अब ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया, तो ये हमारा चित्र क्या हो गया? ये हट जाएंगे, तो ये हमारा चित्र हो जाएंगे इस तरह से। यहाँ पर आएगा 30 ओम और यहाँ आएगा 6.6 ओम। ये कितना आएगा? 40 वोल्ट। अब दोस्तों सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है? जुड़ जाते हैं। 30 और 6 कितने हो गए? 36.6। R बराबर R1 प्लस R2, तो कितना हो गया? 30 प्लस 6.6, तो कितना हो गया? 36.6। यही आंसर है। देखो बाकी कहीं 36.6 ओम नहीं है, तो यही आंसर आएगा। करंट निकालने की जरूरत ही नहीं थी। इस तरह से आपको थोड़ा सा एक संतुलित 3 फेज प्रणाली में शून्य अनुक्रम घटक में आपको का मान क्या होगा? तो दोस्तों 3 प्रकार के हमारा 3 फेज सिस्टम होते हैं। स्टार कनेक्शन होता है, डेल्टा। स्टार में हमारा 4 वायर होते हैं जिसमें 3 फेज और एक न्यूट्रल होता है। डेल्टा में केवल 3 वायर होते हैं। स्टार का लाभ हमको ये होता है कि हम सिंगल फेज और 3 फेज दोनों इससे ले कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा न्यूट्रल होता है, जो बैलेंस लोड होता है, उसमें न्यूट्रल पास करंट कितना होता है? 0 होता है। तो जिस कारण अनुक्रम शून्य अनुक्रम में संतुलित लोड में कौन 0 होता है? न्यूट्रल करंट। तो कैसा होगा? 0 होगा। आरएलसी सर्किट में अनुनाद पर शक्ति गुणांक क्या होता है दोस्तों? आरएलसी सर्किट क्या होता है? तो दोस्तों हमारा ये रेजिस्टेंस हो, कुंडली हो और एक कैपेसिटर हो, इसको सर्किट को बोलते हैं हम आरएलसी सर्किट। दोस्तों इसमें क्या होता है? इसमें आरएलसी सर्किट में अनुनाद कहता है कि रेजिस्टेंस में उत्पन्न हुआ रेजिस्टेंस आर होता है, इसमें कुंडली में उत्पन्न हुआ रेजिस्टेंस एक्सएल और कैपेसिटर में उत्पन्न हुआ
रेजिस्टेंस एक्स सी कहलाता है। ये दोनों जब बराबर हो जाते हैं, ये दोनों की वैल्यू क्या होगा, एक्स एल और एक्स सी की वैल्यू, यानी कैपेसिटर में उत्पन्न हुआ रेजिस्टेंस और हमारा कुंडली में उत्पन्न हुआ रेजिस्टेंस दोनों बराबर है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अनुनाद। क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुनाद। तो दोस्तों इसमें अब इम्पीडेंस क्या होता है, तो हमारा प्रतिबाधा क्या होता है, तीनों में उत्पन्न हुआ रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, प्रतिबाधा या इम्पीडेंस कहलाता है। तो इसका सूत्र होता है जेड स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब आपके यहाँ दोनों बराबर है, यानी एक्स एल की जगह एक्स सी की जगह एक्स एल लिख दूं स्क्वायर। एक्स एल में से एक्स एल गया तो कितना बचा, 0। ठीक है, क्या बचा, 0। तो एक्स आर स्क्वायर प्लस 0 इक्वल जेड स्क्वायर। अब दोस्तों जेड से स्क्वायर कट गया तो जेड बराबर क्या हो गया, आर हो गया। अब दोस्तों पावर फैक्टर क्या कहता है, पावर फैक्टर का सूत्र होता है हमारा आर अपॉन जेड, रेजिस्टेंस बटे इम्पीडेंस। अब यहाँ आर अपॉन जेड है तो cos थीटा हम जेड की जगह क्या रख देंगे, आर। तो आर से आर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचा, 1। तो पावर फैक्टर का इकाई मान क्या होगा, इकाई होगा। क्या होगा, इकाई। दोस्तों आशा करता हूं समझ में आया होगा। आरएलसी सर्किट में आर 10 ओम है और हमारा एल कितना है, 0.1 हेनरी है। तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा दोस्तों, टाइम कांस्टेंट क्या होता है, ये भी किसी भी इंडक्टर में चार्जिंग को बताता है कि इसमें कितना चार्ज आवेश आया। ठीक है, तो यह 10 ओम रेजिस्टेंस है और एल क्या है हमारा 0.1। ये इसका सूत्र होता है टाउ बराबर एल अपॉन आर। हाँ या ना, तो टाउ बराबर एल अपॉन आर, इसका मान एल का मान होगा 0.1 और आर का मान होगा 10। और यहाँ पे मिली में बताना आंसर, तो 1000 का गुणा कर देंगे क्योंकि मिली में बताना आंसर। जब इसको पॉइंट हटाया तो यहाँ 100 हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो कितना आंसर आया, 10 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड में बताना था, इसलिए हमने कितने का मल्टीप्लाई करा, 1000 का। दिए गए चित्र प्रदर्शित में पावर फैक्टर होगा। दोस्तों दिए गए चित्र में पावर फैक्टर, तो आप इसको सोल्व करिए, कमेंट्स में आंसर भी दिखेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आपने करने की कोशिश करी होगी। दोस्तों जो पावर फैक्टर, पहले तो क्या है हमारे पास, ये आर है और ये हमारा पास एक्सएल है, कुंडली है। हाँ यानी यही बता रहा हूँ 4M, मैं इसको इधर कर देता हूँ। ठीक है, ये एसी सर्किट आपको ये पता होना चाहिए। हम पावर फैक्टर का सूत्र होता है cos थीटा बराबर आर अपॉन जेड, आर अपॉन जेड। अब हमको जेड निकालना, जेड क्या होता है, इम्पीडेंस। जेड बराबर होता है इम्पीडेंस, तो जेड स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। हाँ या ना, तो जेड स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास, आर स्क्वायर कितना 3, 3 का वर्ग, एक्स एल कितना 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 होगा, 4 का वर्ग कितना होगा 16, जेड स्क्वायर। टोटल कितना हो जाएगा हमारा 25, 25 का रूट लोगे तो जेड स्क्वायर बराबर 25 का क्या लोगे, रूट लोगे, तो 25 का रूट क्या होता है, जेड बराबर कितना का 5। ठीक है, अब हमारा cos थीटा, हमारा cos थीटा बराबर क्या होता है, आर अपॉन जेड। पावर फैक्टर का सूत्र है आर अपॉन जेड। तो आर की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आर अपॉन जेड। आर कितना है हमारे पास, तो आर हमारे पास 3 है, जेड कितना है 5। जब इसको सोल्व करोगे तो 5 0.6, 0.6 5 से भागो 0.6, तो आंसर क्या आएगा, बी। क्लियर है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप पे डिपेंड है, करने की कोशिश करना। ठीक है, अब क्वेश्चन आते हैं इसलिए लेके आया हूं। एसी में आरएमएस और औसत मूल्य का अनुपात क्या कहलाता है। दोस्तों आरएमएस मान क्या होता है, जब प्रत्येक क्षण वोल्टेज और करंट के मान में परिवर्तन को हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं। और औसत मान आधे साइकिल में प्रत्येक क्षण जो करंट का मान बदलता आधी साइकिल, उसको बोलते हैं हम आरएमएस औसत मान। तो दोस्तों आरएमएस मान का मान कितना होता है, 0.707 और एवरेज वैल्यू का मान कितना होता है, 0.637। और दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर। क्या कहलाता है, फॉर्म फैक्टर। इन दोनों के काटोगे तो इसका मान होता है 1.1। फॉर्म फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1.1। इसी कारण हमारा जो ट्रांसफार्मर का ईएमएफ, अल्टरनेट का विद्युत वाहक बल और हमारी जितनी भी लाइन होती है उनका जो वैल्यू होती है वो 11 kV। जैसा हमारा ईएमएफ, फॉर्म फैक्टर का उपयोग ईएमएफ ज्ञात करने के लिए अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर का, उसके बाद इसका उपयोग हम जो लाइन होती है 11 kV, 22 kV, 33 kV, इसी कारण बनी है, इसी रेशो के कारण। क्यों नहीं बनी 100, 200, 300, इसी कारण बनी है, फॉर्म फैक्टर के कारण। ये आंसर आएगा। तो दोस्तों याद रखना, इतने सारे क्वेश्चन बता दिया। अगला है, एक कम वाट की क्षमता का लैंप उच्च वाट की क्षमता के लैंप की तुलना अधिक चमकीला है, तो बताइए। यानी ये कह रहा है, मान लो 2 लैंप है, ठीक है। याद रखना, जब ये कंडीशन जब भी होती है जब अपना सीरीज कनेक्शन होता है,
कौन सा कनेक्शन होता है? सीरीज। एक 60 वाट का लैंप और एक 40 वाट का लैंप। 40 वाट का लैंप ज्यादा उजाला दे रहा, तो सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जो पावर जो होता है, पावर अपन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस और वोल्टेज क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। वोल्टेज ड्रॉप और रेजिस्टेंस उच्च होने के कारण रेजिस्टेंस उच्च हो जाता है, और वोल्टेज ड्रॉप भी, वोल्टेज का ड्रॉप है वो भी उच्च होने के कारण, इसी कारण जो कम वाट का वो ज्यादा रोशनी देता है और ज्यादा वाट का कम रोशनी देता है। ठीक है, तो उच्च रेजिस्टेंस और वोल्टेज ड्रॉप के कारण। कोई दिक्कत? दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आप एक मोटिवेशन है हमारे लिए जो कमेंट्स आता है। एक प्रकाश आश्रित प्रतिरोध का रूप होता है, तो जो प्रकाश आश्रित एलडीआर होता है उसको बोलते हैं एलडीआर। एलडीआर लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, यानी ये रेजिस्टेंस लाइट पड़ने पर सर्किट को क्या कर देता? बंद कर देता। जितनी भी स्ट्रेट लाइट होती है वहां पर एलडीआर लगा रहता है, लाइट पड़ने पर सर्किट को क्या कर देता? ब्लैक कर देता। तो एक वेरिएबल, जैसे जैसे लाइट बढ़ती है रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। क्या है? वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक परिपथ में दो बिंदुओं के बीच की विद्युत धारा का संचालन करने के लिए आवश्यक वोल्टेज क्या कहता है? दोस्तों दो पॉइंट के बीच वोल्टेज को बहने का कारण विभवांतर होता है। क्या होता है? विभवांतर। विभव में अंतर। यदि दो पोटेंशियल, यदि दो पॉइंट, यदि मान लीजिए यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है और यहां पर आपने 9 वोल्ट भेजा है, यदि इसके पास भी हम मीटर चेकर 9 वोल्ट जा रहे हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं आ रहा, तो वो आपका एक सर्किट क्या है? बंद है। तो याद रखना, वोल्टेज का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में वोल्टेज में अंतर आ जाए उसको बोलते हैं विभवांतर। इन विभवांतर विद्युत वाहक बल और वोल्ट तीनों की इकाई क्या होती है? वोल्टेज। तीनों की इकाई क्या होती है? वोल्ट। याद रखिएगा। ओम का नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था 1827 में। उन्होंने 3 लोगों के बीच संबंध बताया था, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। उन्होंने बोला था वोल्टेज जो समानुपाती होता है वो करंट के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे तो क्या लगाएंगे? क्वेश्चन लगाएंगे आर। ठीक है, जिसका मान क्या होगा? नियत। ठीक है, अब यहां पर इन्होंने बोला जो विद्युत धारा है वो किसके अनुक्रमानुपाती होती है? तो दोस्तों जो करंट, वोल्टेज है वो किसके, करंट हो वो किसके अनुक्रमानुपाती होता है? वोल्टेज के। किसके होता है? वोल्टेज के। ए इंसुलेशन में अधिकतम सुरक्षित तापमान क्या होता है? तो दोस्तों एक वाई होता है, ए होता है। ठीक है, इस कैटेगरी में होता है। तो वाई में 90 डिग्री में रखा जाता है, जिसमें पेपर, सूत, रेशम को रखा जाता है। और 105 में तेल में भिगा हुआ कागज, 105 डिग्री में एक कैटेगरी को रखा जाता, तेल में भिगा हुआ कागज, ठीक है, पेपर, इन सभी को इसमें रखा जाता है। इंसुलेशन, रेशम, सूत। कुचालक में ऊर्जा बैंड क्या होता है और उसकी सीमा क्या होता है? ऊर्जा बैंड बता देता हूं। एक तो होता है चालन बैंड और एक होता है वैलेंसी बैंड। कंडक्शन बैंड और चालन बैंड। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? चालन बैंड में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? चालन बैंड में। इन दोनों के बीच वैलेंसी बैंड यानी संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच की गैप को ऊर्जा अंतराल कहते हैं। ये बताता है कि कितनी इसमें इलेक्ट्रॉन कितनी फ्लो होंगे। जितनी ज्यादा दूरी होगी इलेक्ट्रॉन उतना ही फ्लो नहीं होंगे, वो कहलाएगा कुचालक। यदि एक दूसरे से चिपके हैं ऊर्जा बैंड और संयोजी बैंड, तो याद रख, चालन बैंड और संयोजी बैंड, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से चले जाएंगे, ये कहलाता है चालक। यदि दूर दूर है ज्यादा तो वो कहलाता है कुचालक। तो दोस्तों याद रखना, ऊर्जा अंतराल यहां होता है 5 से 6 इलेक्ट्रोवोल्ट से ज्यादा। 5 से 6 यानी बहुत ज्यादा होता, सबसे ज्यादा वाला आपको लगाना हमेशा। तो 3 से 6 इलेक्ट्रोवोल्ट ज्यादा। क्लियर है? कांस्टेंट किसकी मिश्र धातु? कांस्टेंट एक मिश्र धातु होती है जिसका उपयोग हम किसके लिए? रेजिस्टेंस, यानी जो रेजिस्टेंस होता है उसके लिए किया जाता है, क्योंकि इसका तापमान गुणांक ना के बराबर होता है। तो किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों? तो तांबा और निकिल से बनी होती है। तांबा और निकिल से बनी होती है। पानी में भरी बाल्टी जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, दोनों में डूबे हुए तार को हम देखते हैं कि बुलबुले दिखते हैं, तो कैसे पता चलेगा कौन सी सप्लाई? एक पानी की बाल्टी ली, उसमें यदि हम देख रहे हैं, प्रैक्टिकल करके देखना, मेरे प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट में भी डला है ये प्रैक्टिकल। पानी डला हुआ, ठीक है, और आपने सप्लाई लगा रखी और मान लो यहाँ बुलबुले लग रहे, तो याद रखना बुलबुले जब दिखते हैं तो वहाँ डीसी सप्लाई बताता है। कौन बताता है? डीसी सप्लाई। इसको बोलते हैं पोलरिटी। एक तरह से डीसी की पोलरिटी पता करना कि कौन सी सप्लाई आ रही है। यदि एसी होता तो यहाँ रेड कलर की चिंगारी निकलती। क्या निकलती? रेड कलर की चिंगारी।
तो बुलबुले निकले तो डीसी करंट, रेड कलर की चिंगारी निकलती है तो कौन सा होता है, एसी करंट। 4 पोल 3 फेज की पेरेंट मोटर में 50 हर्ट्ज सप्लाई पे 440 आरपीएम पे चल रही है, तो विषम गति कितनी होगी, यानी स्लिप बता रहा, स्लिप क्या होगी। तो दोस्तों यहां पर स्लिप क्या होगी, तो सबसे पहले हम ये क्या दिया है, तो इनने पोल दिया हमारा 4, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्ज, ये दिया रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी दी है ना 440 आरपीएम, रोटर की गति यानी रोटर की गति फ्रीक्वेंसी एनएस दिया, एनआर दिया। अब एनएस बराबर निकालते हैं अपन 120 इंटू एफ अपॉन पोल। 120 एफ कितनी 50 हर्ट्ज, पोल कितने 4, इसको सोल्व करोगे 4 3 12 कितना हो जाएगा 30 में 50 का करोगे तो एनएस कितना हो जाएगा 1500, हाँ या ना। तो अब हम निकालते हैं स्लिप का फार्मूला होता है एनएस, स्लिप परसेंट का एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, हाँ या ना, इंटू 100, ये स्लिप का फार्मूला था। अब एनएस कितना है 15 है, हाँ या ना, एनआर कितना है 1440, एनएस कितना है 1500 और इंटू कितना है 100। अब दोस्तों 15 में से 1440 गए तो कितना बचा 60, है ना, और कितना बचा 1500 इंटू कितना 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कर गया, 15 चौक 60, कितना आ गया 4, कितना परसेंट आ गई स्लिप 4%। ओहो, अरे इन्होंने तो स्लिप निकाल दिया मैंने, ठीक है, विसर्ण करती तो यहाँ पर तो 1500 आएगा, क्या आएगा आंसर 1500 कितना। अच्छा, केवल स्लिप पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है स्लिप, ठीक है, स्लिप पूछ रहा है, केवल स्लिप पूछ रहा है, ठीक है। स्लिप का आरपीएम कितना होगा, तो 15 चौक 60, ठीक है, ये 440, तो स्लिप क्या हो जाएगी, हाँ स्लिप पूछ रहा, केवल स्लिप पूछ रहा, यहाँ परसेंटेज पूछ रहा, एनएस माइनस एनआर, स्लिप कितना हो जाएगा एनएस माइनस एनआर, तो 1500 माइनस 1440 कितना हो जाएगा, स्लिप कितनी गति हो जाएगी 60 आरपीएम, कितना आरपीएम होगा 60 आरपीएम। मैंने उसको स्लिप परसेंटेज निकाल दिया, ये स्लिप गति पूछ रहा है, केवल एनएस एस पूछ रहा, तो एनएस माइनस एनआर क्या होता है हमारा एस होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4 पोल के 3 फेज पेरेंट इंडक्शन मोटर 50 हर्ट्ज सप्लाई पर 440 आरपीएम पे चलती है, तो विस्थापन गति कितनी होगी। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक 4 पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर वाली 455 आरपीएम पर मोटर की गति है, तो बताइए इसमें घूर्णन के कारण जो आवृत्ति ईएमएफ के कारण आवृत्ति होगी वो कितनी होगी। तो दोस्तों याद रखना, ये आवृत्ति जो पूछ रहा है वो कौन सी पूछ रहा है, रोटर आवृत्ति, कौन सी आवृत्ति, रोटर आवृत्ति। तो दोस्तों हमको पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं, पोल कितने दिए इन्होंने 4, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्ज, आरपीएम कितने दिए है, ये रोटर की गति दी है, एनआर दी कितनी दी है 1455। याद रखना जब भी मोटर का आरपीएम दिया है, ठीक है, और जिसमें फ्रीक्वेंसी और पोल तीनों चीज दी है, तो याद रखना जो बस यहाँ पर रहता है वो हमारा रोटर की गति होती है, कौन सी होती है, रोटर की गति। अब हम आरपीएम निकालते हैं, एनएस बराबर 120 इंटू एफ अपॉन पोल। यहाँ पर हम क्या निकाल लेते हैं, एनएस निकाल लेते हैं। एनएस कितना होता है 120 इंटू एफ कितना 50 हर्ट्ज है, बट्टे पोल कितना 4 से कटा 12 3 बार 30 का 50 में करा तो कितना हो गया 1500, कितना आरपीएम हो गया 1500, एनएस बराबर कितना हो गया 1500। अब दोस्तों हमारा जो होगा स्लिप का सूत्र क्या होता है, स्लिप बराबर होता है एनएस माइनस एनआर बटे एनएस इंटू 100। अब आपका एनएस कितना है तो 1500 सर, एनआर कितना है हमारा 1455 है, एनएस कितना 1500 इंटू कितना है 100, हाँ या ना। अब एनएस में से एनआर गया, 1500 में से 1455 गया तो कितना बचा 45 बटे 1500 इंटू कितना हो गया 100। जब इसको 2 जीरो को काटा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 या 45, तो स्लिप का मान कितना आ गया 3%। अब हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी क्या कहता है, रोटर फ्रीक्वेंसी कहता है स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी। क्लियर इतनी बात, स्लिप इंटू फ्रीक्वेंसी। स्लिप कितना है हमारा 3%, कितना है 3%, स्लिप कितना है 3% अपॉन परसेंट का हटा है 100, फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी 50 हर्ट्ज। अब 50 दूना 100, ठीक है, 3 को 2 से काटे तो कितना बच्चा 1.5, तो कितनी होगी रोटर फ्रीक्वेंसी आपकी 1.5। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों।
दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा और एक बार करके देखिएगा, समझ में। सिंक्रोनस मोटर जब पावर कारक उच्चता के कारण प्रयुक्त करती है, जब उससे क्या करना चाहिए दोस्तों, हम सिंक्रोनस मोटर को पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट के लिए हम यूज करते हैं, पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों जब उसका एक्साइटेशन अधिक के साथ बिना किसी लोड को संचालित करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस मोटर का उपयोग करते हैं। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमणपाती होती है। तो दोस्तों विद्युत धारा हमारे किसके अनुक्रमणपाती होती है, वोल्टेज के। ठीक है, तो ये हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आई होगी। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, सब स्टेशन की एग्जाम जो 22-23 को है दोस्तों, उसमें ये बहुत मददगार करेगा। कहीं ना कहीं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़िए, अभी 60 क्लास हो चुकी है, सारी यूट्यूब पर प्ले लिस्ट में फ्री क्लास डली हुई है, देखिए, सोल्व करिए, सॉल्यूशन करिए उन सभी को। पूरी थ्योरी पढ़ाई है, मैंने कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ाया दोस्तों, मैंने इसीलिए ये सारी चीज पढ़ाई है। अगली आपको क्लास जनरेटर की मिलेगी, तो उसके लिए आप टेस्ट दीजिए, पहले टेस्ट में आपको सारी चीजें समझ में आएगी। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करिएगा, भर्ती रिलेटेड मैं उसका रिप्लाई करूंगा, या आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। 50 रुपीज चार्ज, उसमें टेस्ट सीरीज डेली क्यूज क्वेश्चन होते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा नहीं तो आप यहीं से कर सकते हो, वो कोई कंफ्यूजन नहीं। पीडीएफ नहीं देने का सवाल है, कुछ बच्चों ने गलत हरकतें करी, टीचरों को भेज दिए पीडीएफ, इसी कारण मैंने पीडीएफ देना बंद कर दिया। दोस्तों मेरी मेहनत 7 से 8 घंटे तक होती थी, इसी कारण बहुत मेहनत होने के कारण मैं पीडीएफ आपको देना चाह रहा था। मेरे को चाहता तो क्या करता, नहीं देता यार, आपसे पैसे लेके मैं बदल जाता। अब कुछ बच्चे मेरे को मैसेज करते, सर वो पेमेंट करना 500 रुपये कर दे, आपको पीडीएफ दे दे। अरे भाई मैं तो को डलवा भी लूँगा और नहीं दूंगा तो क्या मतलब। इसलिए मैं सभी को बोलता हूँ पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, आप परेशान ना हो, आप नोट्स बनाइए, एक समय आएगा तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा एक सिस्टम में रिपेयरिंग सुधार करने की जरूरत है आपको बहुत जल्दी। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा प्यार करें। आपका प्यार ही हमारे चैनल का एक परिवार बनेगा जो हमको आगे ले जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।